हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, सुबह 7 बजे जीके का यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है। तो आप सुबह 7 बजे जीके का यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं आपके लेखपाल से संबंधित जो ग्रामीण प्रवेश हमने थ्योरी में और ग्रामीण प्रवेश के हमने जो टेस्ट करवाया है, साथ में हिंदी के टेस्ट और आपके जीके जो कि आपके लेखपाल से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी देख सकते हैं। और यूपीएसआई वाले बच्चे भी आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मूल विधि है और हिंदी के भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ये प्रश्न हमने कल करवा दिया था, है ना। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। यहाँ पर 379 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों, यहाँ पर संसद दिया है और संसद में होती है आपकी लोकसभा होते हैं और आपके क्या होते हैं, आपके राज्यसभा। तो देखो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा को भंग किया सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जाता है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो आपका दिया है कौन सा, डी नंबर, उपरोक्त उसमें कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं, कोई नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। बहुत ही आईएमपी आपका प्रश्न है और लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर गलत करने का चांस हो जाता है इस प्रश्न का। यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों के राष्ट्रपति आएगा और काफ़ी बच्चों का संसद आएगा। याद रखिएगा कि जो संसद होती है, संसद का कार्य होता है 2/3 पारित करना, ठीक है, 2/3 लोकसभा और 2/3 आपकी राज्यसभा। अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश होता है वो आपके कदाचार या असमर्थता के आधार पर क्या होता है, संसद के प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत आपका पारित होगा और अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा इसे पद से हटाया जाता है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा क्योंकि जो नियुक्ति करता है वही आपका हटा सकता है, ठीक है। तो पारित तो ये करते हैं लेकिन हटाता कौन है आपका, ए नंबर, राष्ट्रपति। ये मेन पॉइंट आपका था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर गिरी आपका पड़ता है राजस्थान में, बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि रणथंभौर आपके राजस्थान में है, गिर आपके गुजरात में है और बांदीपुर आपके कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। तो यहाँ पर बताना है कि अगर जाएगा व्यक्ति तो कहाँ पर आपकी जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए गुजरात जा सकता है, राजस्थान और आपके कर्नाटक। मध्य प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी कोयना परियोजना है आपके महाराष्ट्र में है ना। शरावती परियोजना आपके कर्नाटक में है। बाली मेला परियोजना आपके कहाँ है, उड़ीसा में है। सबरगिरी परियोजना आपका दिया है गुजरात, जबकि सबरगिरी परियोजना आपके कहाँ पर है, आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। और आपने अभी एक मंदिर का नाम भी सुना था, सबरीमाला मंदिर, है ना। सबरीमाला मंदिर जिसमें से महिलाएं पहले नहीं जाती थी लेकिन अब महिलाएं भी वहाँ पर जा सकती हैं। तो उससे याद रखना सबरीगिरी और सबरीमाला, है ना। तो सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर आपके केरल में है, ना कि गुजरात में। तो जोड़ा आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला, ठीक है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए 384 का जवाब देना है। कौन सा जोड़ा गलत नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द आपको लगा दिया गया है। तो यहाँ पर पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है। अच्छा, गेहूं का उत्पादन होता है। असम में चाय का उत्पादन होता है।
कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है ना। यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। क्या ये सही है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? डी नंबर, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि पंजाब में गेहूं होता है, असम में चाय होती है ना, और कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं यहाँ पर केसर जो होता है आपके कहाँ पर होती है? कश्मीर में होती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो डी नंबर जिसका आया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन सा यहाँ पर? और 385 का जवाब है आपके क्या हो जाएगा? तो देखिए मसाला आपके कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल, आपने नाम तो सुना होगा है ना, और केरल में ही पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, आपका भारत है, भारत में ये जो आपका है मालाबार तट होता है, यहीं पर आपका केरल बसा है, तो इससे आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा कि मालाबार तट हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा था गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के भावनगर में कह सकते हैं कि नमक का आपका जो केंद्र भी है और यहाँ पर उत्पादक भी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, उसके पास क्या है? शुष्क तट है। यहाँ देश का 60% नमक आपका तैयार किया जाता है आपके गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? अहमदाबाद सत्याग्रह, और आपको पता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो आपका था किसके विरुद्ध? तो ये था आपके ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी। मतलब क्या हुआ था कि गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह जो किया था वो मार्च 1918 में, ठीक है, मार्च 1918 में प्रारंभ किया था। और इस सत्याग्रह में शुरुआती चरण में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल यहीं पर किया था। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहूदी विरोधी नीति। क्या थी? यहूदी विरोधी नीति। यहाँ पर देखिए एडोल्फ हिटलर है ना, एडोल्फ हिटलर जो सामी विरोधी की नीति था वो आपका यहूदी विरोधी हिटलर था। ठीक है, नीति थी यहाँ पर। और यहाँ पर हिटलर ने क्या किया था कि 1919 में, ठीक है, हिटलर ने क्या किया था कि 1919 में म्यूनिख में एक नई पार्टी बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप जो अंत हुआ था वो किसका अंत हुआ था? तो ये अंत हुआ था दास प्रथा का, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके दास प्रथा का अंत हुआ था। गृह युद्ध कब हुआ था? बात आती है कि अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल आपके 1861 को। ठीक है, 12 अप्रैल 1861 को कह सकते हैं दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच आपका गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नृत्यकों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? ओडिसी नृत्य, और ओडिसी नृत्य शैली आपके उड़ीसा से है। इसमें पूछा है कि ऐसी जो आपकी नर्तकी हैं कौन इसकी प्रतिपादक नहीं है? 390 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट बी नंबर, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम से आपकी हैं। ठीक है, भारतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं पर आपके संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मृदगुल ये आपकी ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है, लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम जो है आपकी हैं ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ यहाँ एक प्रश्न आपके लिए ये हो सकता है, सोनल मानसिंह। जो सोनल मानसिंह है ये कह सकते हैं कि ओडिसी में भी हैं और आपके कह सकते हैं कि आपके भारतनाट्यम दोनों में ही आपके कह सकते हैं पारंगत हैं, है ना, दोनों में ही आपके हैं ये। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से नवरत्न कंपनी पहचानिए। चलिए 391 का जवाब क्या बनेगा? नवरत्न कंपनी आपकी यहाँ पर कौन सी है? नवरत्न कंपनी मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनियों में
कह सकते हैं जब उन्नत ज़्यादा आपकी प्राप्त होती है तो उन्हें महारत्न कंपनी दर्जा दे देती हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है आपका सी नंबर HPCL लिमिटेड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है। देखिए जब शीतकाल होती है तो साइबेरियाई जो आपके सारस होते हैं वो आपके भारत में आते हैं, और भारत में कहाँ पर आते हैं, ये जो आते हैं केवलादेव घाना आपकी पश्चिम बिहार जो आपका है ना, ये अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में है। यहाँ पर आपके भारत में साइबेरियाई सारस देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों को उनके स्थलों के सही जोड़े बनाना है। यहाँ पर स्मारक स्थल है और स्थान है कि कौन सा स्थान आपका कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर कह सकते हैं निशान आपको लगाना है। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुफाओं में चित्रकारी ये आपके अजंता से संबंधित है। ठीक है, शैलकृत जो मंदिर हैं ये आपके एलोरा में है। ठीक है, एलोरा में है शैलकृत मंदिर। और बेसिलिका ऑफ बोम जेसुस ये जो आपका है आपके वेल्लोवा गोवा में है, और सूर्य मंदिर आपके कहाँ पर है, कोणार्क में है। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है कि विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को दिया जाता है ना। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1985 में की गई थी। ठीक है, 1985 में की गई थी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो राशि है वो आपकी 5 लाख दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है। किस शहर को बिग एप्पल कहा जाता है, तो बिग एप्पल कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए को। ठीक है, यूएसए को बिग एप्पल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुद्धि का केंद्र स्थित है। चलिए बुद्धि का केंद्र, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है, ये स्थित होता है आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा प्रामस्तिष्क में। और प्रामस्तिष्क को आप नाम सुने होंगे सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो आपका है तो सेरिब्रम को ही हम लोग प्रामस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है और यह खोपड़ी के पिछले हिस्से में ऊपरी सतह पर आपका स्थित होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका यही होता है क्योंकि इसमें स्मृति, सक्रियता, ज्ञान, अनुभव का नियंत्रण इसी में होता है। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर जैसे दया, प्रेम, क्षमा आदि का भाव इसी भाग की क्रिया का ही आपका होता है। ठीक है, चलिए और भी आपकी चीज़ें होती हैं इससे। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहे आपसे कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, देखो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है, तो आप 7 मत लगाइएगा, आपको 5 ही लगाना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5 लीटर आपका यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे आपके 5 से 6 लीटर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है क्या, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। ठीक है, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ ये कह सकते हैं कि विज्ञान की खोज है जिसमें से अलौकिक जीवन की खोज होती है और अलौकिक परिवेश या बाहरी अंतरिक्ष के जीवों का जो प्रभाव का अध्ययन होता है वो आप कह सकते हैं एक्सोबायोलॉजी विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। मतलब आपसे कह रहा है जो एंटीना होता है रेडियो संचार वो आपके किस मंडल पे होते हैं। हमने वो बताया था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आपका मध्य मंडल, फिर इसके बाद आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल फिर वाय होता है, तो आयन मंडल में ही आपकी जो तरंगे होती हैं वहाँ से टकरा कर वापस आती हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था। पुलकेशन द्वितीय,
पुलकेशन द्वितीय जो आपका कह सकते हैं महानतम शासक था, वो था आपके कहाँ का। इसका जवाब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, इसका जवाब लेके आएंगे। यहाँ पर टॉप 2020 के यहाँ पर कह सकते हैं जीएस की सीरीज चलाएंगे 2020 प्रश्न में, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होगा और छोटा सा वीडियो, आप पूरी तरीके से देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दें, कम प्रश्न हो और ज़्यादा ज्ञान हो, ये उम्मीद और ये कह सकते हैं एक टारगेट रखेंगे कि कम प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दे सकें, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ऑफलाइन भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। और कोई समस्या हो तो आप नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी क्लास 10 बजे लाइव क्लास, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, हम वहाँ पर समस्या का निवारण आपका कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।